वक्ता के अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मान्यवर भांजीभाई राठौड़, राष्ट्रीय महासचिव व्यवस्थापन बामसेफ। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो डायस पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें। मान्यवर भांजीभाई राठौड़ साहब। धन्यवाद साहब। मंच पर विराजमान महानुभाव और मूल निवासी साथियों, बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 38वां राष्ट्रीय अधिवेशन और ये 38वां राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल होने जा रहा है। उस राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब और साथियों, आज का सेशन का 3 विषय दिया गया है और इस 3 विषय के संदर्भ में हमारे काफ़ी सीनियर साथी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी। ये जो 3 विषय है गंभीर विषय, और इस विषय को समझने के लिए हम लोगों को, क्योंकि ये जो विषय है इस विषय की हम चर्चा करते हैं तो चर्चा इस टाइप की करते हैं कि इस विषय के संदर्भ में ये हमको जो भी अधिकार मिला है वो संवैधानिक अधिकार मिला है, और ये संवैधानिक अधिकार हमारा समाप्त हो रहा है या समाप्ति की ओर जा रहा है, और वो कौन कर रहा है इसको समझना होगा। इस देश में ब्राह्मणों ने व्यवस्था निर्माण की और इस व्यवस्था को चलाने के लिए उन लोगों ने अपना संविधान निर्माण किया और उस संविधान में उसने अपने अपने अधिकार डिस्ट्रीब्यूट किए। ये अधिकार आप सब जानते हैं, लेकिन एक महत्व का अधिकार जिसकी आज तक हम लोगों ने चर्चा नहीं की कि इस मनुस्मृति जो उसका संविधान है, उस संविधान में उसने 4 अधिकार ब्राह्मणों ने अपने पास रखे। पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार, हथियार धारण करने का अधिकार और धन संपत्ति रखने का अधिकार। इसके बाद क्षत्रिय को उसने 3 ही अधिकार डिस्ट्रीब्यूट किए, 3 ही अधिकार दिए। अब इसमें से एक अधिकार जो क्षत्रिय का गायब कर दिया, वो कौन सा अधिकार? तो क्षत्रिय पढ़ सकता है, हथियार धारण कर सकता है, धन संपत्ति रख सकता है, क्षत्रिय पढ़ा नहीं सकता है। अब जो पढ़ा नहीं सकता है तो पढ़ाने का काम कौन करेगा? पढ़ाने का तो ब्राह्मण काम करेगा, और पढ़ाने वाले को टीचर बोला जाता है, पढ़ाने वाले को गुरु माना जाता है। ये जो सबसे बड़ा अधिकार अपने संविधान में उसने मनुस्मृति में लिख के रखा कि पढ़ाने का काम तो सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ये जो सबसे महत्व का अधिकार जो ब्राह्मण ने अपने पास रखा, वो अधिकार एज इट इज उसने बरकरार रखने के लिए भरसक प्रयास किया। लेकिन इस अधिकार को अंग्रेजों ने चैलेंज किया और अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने एजुकेशन का अधिकार दिया, मतलब ब्राह्मणों को चैलेंज दिया। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया, एजुकेशन का अधिकार। जो ब्राह्मणों ने सबसे छीन लिया था, वो एजुकेशन का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया, लिखित में दिया संविधान में। और इस अधिकार के तहत दूसरा अधिकार दिया हम लोगों को आरक्षण का, नौकरियों में आरक्षण। अब क्षत्रिय को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय पढ़ सकता था, वैश्य पढ़ सकता था, पढ़ा नहीं सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पढ़ाने का अधिकार दिया, उस पढ़ाने के अधिकार के साथ साथ
जो नौकरियों का अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत जो भी आदमी पढ़ेगा वो पढ़ाने का काम करेगा। सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, पढ़ाने का अधिकार, जो क्षत्रिय को भी नहीं था वो दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। पढ़ाने का मतलब कि टीचर को, स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है वो डिसाइड करने का काम पढ़ाने वाला आदमी डिसाइड करता है। और ये ब्राह्मण ने अपने पास सुरक्षित रखा था। ये सुरक्षित अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हम लोगों को दिया, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को दिया। और जैसे हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को यह अधिकार मिला तो पढ़ाने का काम किया। इसका मतलब कि ब्राह्मणों की जो मनुस्मृति थी कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ाने का तो है ही नहीं। ये जो सबसे बड़ा अधिकार जो ब्राह्मण का छीन गया, और उसी अधिकार के तहत हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग प्रशासन में गए, और प्रशासनिक पावर जैसे हम लोगों ने कैप्चर किया, हमारे लोगों ने, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने प्रशासनिक पावर कैप्चर किया, उसी प्रशासनिक पावर के माध्यम से हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने संगठन बनाने का काम किया, महत्व का काम किया, और संगठन बनाने का काम किया। और संगठन बना के जो अनपढ़ लोग थे, ना समझ लोग थे, उसको पढ़ाने का काम किया। पढ़ाने का दो मतलब होता है, एक एकेडमिक एजुकेशन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, दूसरा है सोशल एजुकेशन, प्रबोधन। यही प्रबोधन करने का काम हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने वामसेप के माध्यम से किया। और जैसे हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने प्रबोधन करने का काम, पढ़ाने का काम किया, तभी से ब्राह्मणों को खतरा महसूस हो गया। और जैसे उनको खतरा महसूस हो गया, उन लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। क्योंकि यही एजुकेशन के माध्यम से जो हमारा प्रशासनिक लोग तैयार हुए, उस नौकरी पैसा वाले लोगों ने वामसेप नाम का संगठन निर्माण किया। और यही वामसेप संगठन कर्मचारी का संगठन बनाया, लेकिन कर्मचारी की समस्या के लिए, समाधान के लिए नहीं बनाया। कर्मचारी की समस्या के लिए नहीं बनाया, समाज की समस्याओं को ध्यान में रखकर, समाज की समस्याओं को उजागर करके समाज को जागरूक करने का काम यह किया। जब वामसेप के माध्यम से यह प्रबोधन का काम शुरू हुआ, और उसी प्रबोधन के माध्यम से ब्राह्मणों की नींद हराम हो गई, और एक फॉर्मूला आ गई कि 85 वर्सेस 15 की फॉर्मूला आ गई कि अभी 15 का शासन नहीं चलेगा। कहाँ अभी हम लोगों ने अटैक किया? प्रशासन में अटैक किया, प्रशासन के साथ साथ शासन में हमने अटैक किया। जैसे हम लोगों ने शासन में अटैक किया तो ब्राह्मणों को खतरा महसूस होगी। और यही शासन प्रशासन के साथ साथ आज डिमांड हो रही है कि न्यायपालिका में भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। न्याय देने का काम ब्राह्मण का था, लेकिन अब न्याय देने की डिमांड हमारे लोग कर रहे हैं। जब ये शासन प्रशासन और न्याय तंत्र में ये भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने जब अपनी जागरूकता दिखाई और महत्वाकांक्षा जैसे निर्माण हुई, उस महत्वाकांक्षा को रोकने का काम हर क्षेत्र से ब्राह्मण करते हैं। क्योंकि भारत में ब्राह्मणों की राष्ट्रीय लेवल की 5 से 6 पार्टियां हैं। उसी पार्टियों के माध्यम से नियंत्रण हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर वो कर रहे। लोकतंत्र के माध्यम से ब्राह्मण तंत्र चला रहे, लेकिन जैसे ही वामसेप के माध्यम से समाज में जागृति और जागृति के माध्यम से जो पॉलिटिकल पार्टी निर्माण हुई, जो कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी निर्माण की, उसी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में एक महत्वाकांक्षा निर्माण की। कौन सी महत्वाकांक्षा? कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, आप सब कुछ बन सकते हैं, आप शासक बन सकते हैं। जो बाबा साहब का सपना था कि हम आने वाले समय में शासन करती जमात बनना चाहते, कांशीराम साहब ने उसको इम्प्लीमेंट करके लागू किया।
जैसे कांसीराम साहब ने इम्प्लीमेंट करके लागू किया तो ब्राह्मणों की हालत खराब होगी। और इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि इन्हीं लोगों ने, यही ब्राह्मणवादी लोगों ने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को हक और अधिकार कहां से मिल रहा है, तो बोले उसको संविधान दे रहा है। तो संविधान दे रहा है तो कम से कम उस संविधान के ऊपर चोट पहुंचाया जाए। संविधान के ऊपर चोट पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ में उन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि जो जो संविधान में उसको जो हक और अधिकार दिया है उसको कैसे रोका जाए, कैसे कंडम किया जाए, खत्म कैसे किया जाए। और यही खत्म करने की कड़ी में ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। अब कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो निर्माण की, लेकिन कांसीराम साहब ने मेरी नज़र में जो 3-4 गलतियां किया है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। सबसे पहली गलती कांसीराम साहब ने ये की कि जो केडर लोग थे उसको क्राउड में कन्वर्ट कर दिया। जब केडर को क्राउड में कन्वर्ट कर देते हो तो वो केडर नहीं रहता है। केडर को क्राउड में कन्वर्ट कर दिया, केडर खत्म हो जाता है। दूसरा काम क्या, केडर कैंप लेने का काम बंद कर दिया। तीसरा, कांसीराम साहब ने हमेशा आगे देखा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि पीछे क्या हो रहा है। और जिसके ऊपर जिम्मेवारी लगाई थी, जिसके ऊपर भरोसा किया था कि ये कम से कम संगठन का स्ट्रक्चर आगे बढ़ाएगा, बना कर रखेगा, लेकिन उसने संगठन का स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाया है कि जो मिशनरी कार्यकर्ता थे, मिशनरी लोग थे, मिशनरी पदाधिकारी थे, 30 साल 25 साल, जिन लोगों ने अपना त्याग और समर्पण करके अपना घर बार बर्बाद करके इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया था, एक एक करके उसको छटनी करके निकाल दिया। जब उसको निकाल दिया तो उसकी रिप्लेसमेंट में उसको किसको लाना पड़ा? जो धन बल के आधार पे जो धन देने वाले थे उसको आगे लेना पड़ा। कांसीराम साहब ने एक नोट और एक वोट का जो काम किया था खत्म हो गया। अब जिसके पास ज्यादा नोट होगी वही राजनीति में आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी गलती, और ये रियलाइज कांसीराम साहब को बाद में हुआ, सबसे बड़ी गलती। खापड़े साहब बताते थे कि हमने कांसीराम साहब को बोला, समझाया था कि 10 साल और इंतजार करो, 10 साल के बाद हमारी राजनीति आगे चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथियों, जो आज हम लोग बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा और ऑफशोर संगठन के माध्यम से आंदोलन चलाना चाहते हैं, जब तक हम लोग हमारा संगठन का स्ट्रक्चर ऐसे मजबूत नहीं करेंगे, संगठन का स्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। और संगठन का स्ट्रक्चर जैसे हम मजबूत करेंगे, क्योंकि बामसेफ आज तक टिका है और आगे बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण है संगठन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने मजबूत किया था। संगठन का स्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, और यह संगठन का स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए केडर कैंपों का काम हमको करना होगा, और जिले जिले में केडर कैंप करके नए कार्यकर्ता निर्माण करना होगा। फर्स्ट लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप, गांव तक की लीडरशिप हम लोगों को निर्माण करनी होगी, और कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा करना होगा, कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करना होगा। जब तक हम लोग कार्यकर्ता को एज ए केडर नहीं बनाएंगे, कार्यकर्ता और केडर में अंतर है। कार्यकर्ता बन जाते हैं, नया कार्यकर्ता बन गया, लेकिन केडर नहीं बना। केडर तभी बनता है जब उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, केडर कैंप लिया जाता है। इसी सिलसिले में हम लोगों को इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, और हमें हमारा आंदोलन को मजबूत करने के लिए संगठन का स्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा, और सोशलिस्ट संगठन का स्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। सोशलिस्ट संगठन का स्ट्रक्चर मजबूत करेगा
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपने आप मजबूत हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।